नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ शहनाज भाटिया और आज फिर आप लोगों के बीच में आई हूँ। अपने दर्शकों का मैं स्वागत करती हूँ। आप हिमाचल आज तक परिवार को इतना प्यार दे रहे हैं और आज जिस शख्सियत से हम मिलने जा रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोग उनसे मिले हैं और आप आज मैं फिर उनसे मिलवाने जा रही हूँ। आप पहचान जाओगे वो शख्सियत कौन है और आपको मैं थोड़ा सा उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी जरूर देना चाहूँगी। उनका नाम है नीरज गुप्ता, जो कि साइंटिस्ट है और उनके माता पिता दोनों ही अध्यापक रहे हैं, जो कि रिटायर हो चुके हैं और माता जी उनकी अब इस दुनिया में नहीं। और मैं उनके जो पिताजी है उनका नाम जरूर लूँगी। वो बहुत अच्छी सोच के जो इंसान है, वो अभी तक हमें उनका आशीर्वाद मिलता है। जहाँ भी कभी बाजार में भी हमें मिलते हैं तो वो बहुत प्यार से बातचीत करते हैं। ओम प्रकाश गुप्ता जी गुप्ता फैमिली से हैं और माता जी जो स्वर्गीय श्रीमती निर्मला देवी के सुपुत्र नीरज गुप्ता। तो हम उनसे थोड़ा सा उनकी जर्नी के बारे में जानेंगे और उन्होंने बचपन से लेकर जो अभी तक के सफर को कहाँ कहाँ उन्होंने किया है, कहाँ कहाँ गए और जो आज वो इतने बड़े मुकाम पे पहुंचे हैं, हम उन उसके बारे में भी उनसे जानेंगे और मिलवाते हैं आपसे नीरज गुप्ता जी से। नीरज गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे हिमाचल आज तक के स्टेज पे। और सबसे पहले तो हम आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं अपनी टीम के द्वारा कि आपने बहुत जो मुकाम हासिल आज तक किए हैं, उनके लिए हम आपको बधाई देते हैं। वो उस मुकाम की बात हम आप ही से सुनेंगे, परंतु सुनेंगे कुछ समय पश्चात। अभी तो हम पहले आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे कि आपकी ये जर्नी, आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ से और कहाँ तक पहुंची है जी। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं अपनी जो लोकेलिटी है आपके द्वारा मैं उन लोगों से बातचीत कर पाऊँ। तो ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि अपने लोगों के बीच आकर उनसे बात करना, उनसे जुड़ना, इसका जो एक एहसास है वो बहुत ही अलग रहता है। इससे पहले मुझे एक बार मौका मिला है, मैं मानव कल्याण समिति का नाम यहाँ पे जरूर लूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे मानव कल्याण समिति में डॉक्टर संतलाल जी ने बुलाया था अपने लोगों से इंटरेक्ट करने के लिए। वो भी मेरे लिए बहुत सम्मान की बात थी। तो वैसा ही सम्मानित मैं आज भी महसूस कर पा रहा हूँ कि मुझे एक स्टेज मिला है जहाँ पर मैं अपने बारे में लोगों को बता पाऊँ। तो मेरी ये जो जर्नी है ये बहुत ही, जो हमारे आज भी बच्चे हैं, मैं तो सोचूंगा कि उनसे भी एक लेवल पीछे से मैंने ये जर्नी शुरू की है। आप में से अधिकतर लोगों को पता होगा यहाँ जाबल और बढ़लग 2 गांव हैं हमारे। तो मेरी जर्नी जो है शुरू के, जो कहते हैं कि बचपन और शिक्षा जब शुरू हुई तो मेरी जाबल और बढ़लग से ये जर्नी शुरू हुई है। तो मेरी माताजी शिक्षिका रही हैं, उन्होंने जाबल स्कूल में वो जेबीटी टीचर बतौर उन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं। तो मैं 1ली से 5वीं तक जो है वो गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल जापल वहाँ पढ़ा हूँ, जो दिग्गल के साथ है। दिग्गल के साथ है और वो ग्रामीण क्षेत्र है। बिल्कुल बिल्कुल। आज भी मुझे पता है कि हमारे स्कूल के अलावा और कोई दूर दराज तक कोई भी चीज वहाँ देखने को नहीं मिलती। बिल्कुल। तो हमारा जो भी दायरा था तो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे, और सिंगल टीचर स्कूल था। तो मैं बहुत ही कम ऐसे लकी बच्चे हैं जिनकी हम बोलते तो हैं कि हमारी माता हमारी प्रथम शिक्षिका हैं, लेकिन मेरी तो वो ऑफिशियल तौर पे भी शिक्षिका रही हैं। तो 1ली से 5वीं तक उन्होंने मुझे पढ़ाया है। वहीं से ही मैं कहूंगा कि मेरे जीवन की जो नींव है दोनों तरह से उन्होंने रखी है। उसके बाद मैं बढ़लग आया हूँ। बढ़लग में पिताजी मेरे वहाँ नौकरी करते थे, तो बढ़लग में भी मैंने अपनी शिक्षा ली है। और बढ़लग और उसके बाद कुनिहार होते हुए फिर मैं अर्की पहुंचा हूँ। और इसी प्रकार फिर मैं जो है वो अपना जीवन का सफर मैंने फिर संजौली कॉलेज की, जो कॉलेज की शिक्षा थी, वहां से शुरू किया। जी, देखिए बहुत अच्छी जो आपने बात कही है कि मेरी माता जी एक शिक्षिका होने के साथ माता भी थी और 1ली से 5वीं तक का जो पढ़ाई उनके साथ आपने की है। बहुत अच्छा लगता है ये सुनकर भी कि एक माँ की जो ममता के साथ साथ आपका जो फ्यूचर जो उन्होंने बनाया है, आपको जो घड़ा है उन्होंने, वो बहुत अच्छा लगता है सुनकर। नीरज जी, हम आपकी पहली अचीवमेंट के बारे में कुछ जानना चाहते हैं
कि जैसे अभी पढ़ाई के बारे में बताया, अभी आपकी आगे का क्या आपका, जैसे पढ़ाई अभी सबसे पहले तो आपने ग्रामीण क्षेत्र के बारे में बताया, तो थोड़ा पढ़ाई से हटकर और कुछ थोड़ा। हाँ, अचीवमेंट जब आपने बोला तो अचीवमेंट देखिए, अचीवमेंट की परिभाषा मुझे लगता है हम सबके लिए अलग अलग होती जी बिल्कुल है ना। अचीवमेंट कभी कभी कुछ लोगों की नजर में अगर आप नोबेल प्राइज लो शायद तभी एक अचीवमेंट है, लेकिन मुझे लगता है कि अचीवमेंट का जो नजरिया है वो सबके लिए अलग अलग है। बहुत छोटी छोटी चीजें भी अचीवमेंट हो सकती हैं। तो मैं पहली बार ये बोलूंगा कि जब मैंने मैट्रिक में जो है वो बोर्ड की सूची में मेरा 9वां स्थान रहा है, मुझे बड़ी खुशी हुई थी। मेरे जो गुरुजन हैं, मैं कुछ एक नाम लेना चाहूंगा, जैसे सुनीता मैडम हमारी साइंस की थी, या मनोहर गुरुजी हमारे जो अंग्रेजी के अध्यापक रहे हैं जो मानव कल्याण समिति। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने मुझे अंग्रेजी विषय जो है वो पढ़ाया है। तो मतलब आप देखते हो कि आपके साथ साथ आपके शिक्षक भी खुश हैं, तो आपको एक बहुत बड़ी एक अचीवमेंट महसूस होती है कि नहीं, आपने अपने साथ साथ अपने शिक्षकों को भी गौरवान्वित किया है। तो वो मैं अपनी पहली अचीवमेंट मानूंगा। उसके पश्चात अगर एकेडमिकली अचीवमेंट की बात की जाए, तो जब मैंने नेट एमएससी के बाद किया था, तो उस नेट जेआरएफ ने मुझे एक दिशा दी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। तो वहां से मेरा जिंदगी का सफर जो है वो शुरू हुआ रिसर्च की तरफ, जहां जो मैं आज इस मुकाम पे पहुंचा हूं। तो उसका क्रेडिट, वो अचीवमेंट मेरी CSIR JRF करना था। उसके पश्चात मैंने पंजाब विश्वविद्यालय में PhD के लिए एडमिशन लिया, और वहीं से मेरी ये जो रिसर्च जर्नी है वो शुरू हुई। तो जैसा मैंने कहा कि छोटी छोटी चीजें भी आपको गौरवान्वित महसूस करती हैं, आपके जीवन की दिशा बदलती हैं। तो इसलिए CSIR नेट को तो हम लोग भी गौरवान्वित महसूस करते हैं खुद को। जी, आपने एक बात बहुत अच्छी कही मनोहर सर के बारे में। आपको उस टाइम आई थिंक 2 साल पहले आपको सम्मानित किया गया था मानव कल्याण समिति द्वारा, और आपको उस समय कैसा लगा कि भाई मेरे शिक्षक ने आज मुझे सम्मानित किया है? उस सम्मान के बारे में थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे। हाँ जी, वो देखिए, सम्मान अलग अलग तरह से है। जैसे मैंने भी आपको कहा कि अचीवमेंट्स है या सम्मान है, इसकी भी अलग अलग परिभाषा है। अपने क्षेत्र में आकर अपने लोगों के बीच सम्मान ग्रहण करना, इसकी जो एक अनुभूति है वो बहुत अलग होती है, अलग ही किस्म। हाँ, जैसे मैं आपको कहूंगा कि मेरी एक और अचीवमेंट है उसके बाद, वो मैंने अभी नहीं बताया। मुझे एक फुलब्राइट अवार्ड मिला है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। लेकिन उसकी खुशी एक तरफ, और मानव कल्याण समिति से एक अवार्ड लेके अपने लोगों के बीच आके बात करना, उसमें मेरी 2-3 चीजें हैं। जब मैं यहाँ पर MSc के बाद रहा हूँ, तो यहाँ भी मैंने स्कूल और कॉलेज में पढ़ाया है, तो वो कॉन्ट्रैक्चुअल था। मैं लेक्चर बेसिस पे मुझे पेमेंट मिली। लेकिन मेरे जो स्टूडेंट्स है, हो सकता है इस वीडियो के थ्रू वो मुझे देख रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स लड़की के एंडलेस नेम है, उनके साथ भी मेरा एक अलग एक बॉन्ड था। तो मेरी जो जर्नी का पहला सफर है वो यहीं अर्की में प्रोफेशनल जर्नी का शुरू हुआ, जब मैंने एज अ टीचर अपनी जर्नी को शुरू किया। और मेरे कितने सारे बच्चे हैं जो मुझे आज भी याद आ रहे हैं, मैं सबके नाम नहीं ले सकता, बट स्टूडेंट्स, इफ यू आर लिसनिंग, यू नो, यू ऑल आर इन माय माइंड, यू नो, आई रियली मिस दोज डेज दैट, यू नो, एज अ जर्नी फिल्ड विद फन एंड लर्निंग। आई होप यू एंजॉय दैट, और ये जर्नी मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ बच्चों। एंड यू अर्की स्टूडेंट्स, यू आर द पार्ट ऑफ माई फर्स्ट जर्नी दैट आई टेक, first step that I take with you. So thanks for your blessing. That's what I'll say. बहुत बढ़िया। आपने कुछ शोध भी किया है, हम जरूर, हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि भाई आपने एक शोध भी किया है, तो वो किस चीज पर जो आपने शोध किया है उसके बारे में थोड़ा सा। हाँ जी, अब मेरी जो शोध की जर्नी है, जैसे मैंने आपको कहा कि मैं पंजाब यूनिवर्सिटी से मैंने PhD की, उसके एकदम बाद मैंने इंडस्ट्री में काम करना शुरू किया। तो जो सबसे पहला शोध जो मैं कहूंगा कि जिसको मैंने सीखा और जो समाज के लिए लाभकारी भी था, वो था एक एंटी कैंसर ड्रग, कैंसर की दवाई पे मैंने काम किया है। इनस्विफ्ट में इमोजोलोमाइड एक ड्रग है, उसके ऊपर काम किया है, ब्रेस्ट कैंसर के लिए यूज होती है। तो जब मैंने वो काम किया और उसका एक पेटेंट आया, उस पेटेंट से जो मुझे खुशी हुई कि यार आप उस चीज के लिए, मतलब आपने एक ऐसा प्रोसेस पेटेंट, ऐसी डिजाइन के आप पार्ट रहे हो जो लोगों को बेनिफिट कर रहा है, उनके काम आ रहा है, तो ये एक अलग लेवल की सेटिस्फेक्शन होती है। और इसने फिर मेरे अगला द्वार खोला, जो मैं कह रहा था कि मुझे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका द्वारा जो है वो फुलब्राइट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये भी एक शोध जर्नी रही है मेरी। तो इस जर्नी को हासिल करने के लिए कहीं ना कहीं ये जो मेरा पेटेंट रहा है, जो मैंने एंटी कैंसर ड्रग पे काम किया है, इसने बहुत बड़ा एक रोल प्ले किया है।
यहाँ से फिर मुझे अमेरिका बुलाया गया, और अमेरिका में जो मैंने शोध किया है वो बहुत, थोड़ा सा मुझे मुश्किल होगा समझाना, लेकिन मैं समझाऊंगा। बिल्कुल समझाइए आप। ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, मैं थोड़ा सा उसके बारे में बताऊंगा। आई डोंट नो कितना समझ आए कितना नहीं। बेसिकली आजकल हम लोग सभी ये कहते हैं कि भाई पेट्रोल जो है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट जल्दी खत्म हो जाएंगे। जी जी। तो उस वक्त हमने एक प्रोजेक्ट लिखा था कि भाई ये जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं ये लाखों सालों में बनते हैं, तो इन्हें क्या ऐसा हो सकता है कि इन प्रोडक्ट्स को हम सीधे पेड़ पौधों से मतलब 1 महीने में या 2 महीने में या थोड़े टाइम में, समय में बना सकें। तो इसी तरह का मैंने एक प्रोजेक्ट लिखा था जिसमें हमने कुछ एक इस तरह के केमिकल्स थे जो हमें पेट्रोलियम से मिलते हैं लेकिन उन्हें बनने में लाखों साल लगते हैं, और हमने कोशिश की कि उसी तरह के केमिकल्स हमें 1 या 2 महीने के अंतराल पर मिल जाए। तो हमने ये प्रोजेक्ट अमेरिका में किया, और ये जिंदगी में आगे का द्वार इसने खोला, और वो मुझे चाइना से एक फेलोशिप मिली जिसका नाम है चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेज। तो चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेज चाइना की सबसे टॉप मोस्ट, मैं कहूँगा, रिसर्च एजेंसी है जी। और इसका ऑल ओवर वर्ल्ड भी अगर हम देखें तो टॉप 5 में ये हमेशा रहती है, हमेशा टॉप 5 में चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेज हमेशा रैंक करती है। तो इतनी जगह, अच्छी जगह से शोध का एक निमंत्रण आना, और आपको 3 साल के लिए मौका, लगभग 3 साल के लिए मौका देना कि आप यहाँ आए और शोध करें, और जो आपने अमेरिका में अभी तक सीखा है उसे चाइना में आकर भी इम्प्लीमेंट करें। तो ये मेरे लिए एक और सम्मान का विषय था। तो इस तरह से मैंने शोध से अपनी जर्नी शुरू की। लेकिन जब मैं चाइना से अपना शोध पूरा किया उसके बाद मैं थोड़ा भ्रम में था, क्योंकि अब मुझे, या तो मैं इंडिया जब वापस आया, भारत जब मैं वापस आया, तो मेरे पास 2 ही ऑप्शंस थे कि भाई या तो मैं दोबारा इंडस्ट्री वापस चला जाऊं, या मैं टीचिंग, जो कि मेरा पैशन हमेशा से रहा है, टीचिंग और रिसर्च मैं कहीं किसी यूनिवर्सिटी में शुरू करूं। तो अब जो मुझे एक बहुत अच्छा जो स्टेज है वो शूलिनी यूनिवर्सिटी ने प्रदान किया उस वक्त। तो शूलिनी यूनिवर्सिटी ने मुझे केमिस्ट्री में जो है वो एज अ फैकल्टी, मैं वहाँ पे एज अ हेड भी रहा हूँ, और मैंने वहाँ पर जो है अपनी सेवाएं दी हैं। लगभग 2012 में मैंने अमेरिका से आने के बाद वहाँ ज्वाइन कर लिया था। तो जब मैं चाइना गया हूँ तो मैं शूलिनी यूनिवर्सिटी से ही गया हूँ। तो उन्होंने मुझे इस चीज़ की परमिशन भी दी कि भाई आप वहाँ जा सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं। तो मैं शूलिनी यूनिवर्सिटी से 2012 से जुड़ा हूँ, और 2020 तक मैं वहाँ जुड़ा रहा। उस जर्नी में मेरे पास बहुत सारे अमेजिंग स्टूडेंट्स रहे, ऑल शूलिनी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, यू नो, not only PhD but all MSc students. You know, I really appreciate the bond that I have with you, and I thank the opportunity that I got to work with you, not only the management of the Shulini University but to all amazing Shulinians that I met in Department of Chemistry. तो आप लोगों ने मतलब मुझे समझा। अगेन मैं ये बोल सकता हूँ कि वर्ड्स में इस चीज को डिस्क्राइब करना बड़ा टफ हो जाता है, बट ऑल माई शूलिनी स्टूडेंट्स, होपफुली यू कैन फील दैट व्हाट स्ट्रगल आई फेस्ड व्हेन आई वाज बैक। मतलब चाइना जब मैं गया हूं तो वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर टॉप, देखिए कई बार मनी, मैं शूलिनी यूनिवर्सिटी को नहीं कहूंगा क्योंकि उन्होंने तो मुझे स्टेज देना था, वो दिया। अब मेरे पास चैलेंज क्या था कि भाई यहाँ पर थोड़ा मनी मेक्स द मेयर गो, ये हम हमेशा बोलते हैं, बिना पैसे की चीजें बड़ी टफ होती है। तो हमारे पास डेवलपिंग यूनिवर्सिटी में स्टेज मिला है, काम करना है, लेकिन टॉप 5 जो वर्ल्ड की जो फैसिलिटीज हैं वो मिलना भी काफी हद तक मुश्किल है। तो यहाँ पर मैनेजमेंट ने, शूलिनी यूनिवर्सिटी की मैनेजमेंट ने भी मुझे हेल्प किया, मुझे थोड़ा फ्री हैंड दिया कि आप चीजें खरीद सकते हो जो आप खरीदना चाहें। मेरे जो MSc और PhD के बच्चे थे उन्होंने भी मुझे बहुत मतलब कभी कंफ्लिक्ट में नहीं आए। मतलब जब कोई बात ग्रुप मीटिंग में डिस्कस होती थी कि भाई ये चीज करनी है, ऐसे करना है, तो ऑल माय स्टूडेंट्स, यू नो, कई बार तो क्या होता है कि आपको एनर्जी ना आपके स्टूडेंट से भी मिलती है ना। तो मैंने जैसे थोड़ी सी एनर्जी उनको शो करनी, तो मुझे ये बड़ा अच्छा लगता था कि सामने से ना वो डबल एनर्जी मुझे वापस मिल रही है। तो एवरीवन इज लाइक कि सर आपने बोला है तो मतलब करना ही है। तो ये जो लाइन आ जाती है ना, ये करना वाली लाइन, हाँ, एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है कि जब ऐसा होता है तो स्टूडेंट ना मुझे कॉन्शियस कर देते हैं। बट मैं अपने आप को ब्लेस्ड भी समझता हूँ कि दे शो दैट मच फेथ इन मी। तो शायद ये ब्लेसिंग्स, ये फेथ जो ऊपर वाले से भी मिलता है, भगवान से भी मिलता है, माता पिता से मिलता है, भाई बहनों से, है ना, सभी से, मित्रों का सहयोग रहता है, फिर सामाजिक प्राणी है हम, तो बहुत सारी चीजें। आप अगली जनरेशन में देखूं तो मेरे बच्चे
मेरी बेटियां मुझे मतलब बहुत अच्छे से जो है वो सपोर्ट करती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बच्चे तो बहुत ज्यादा। तो ये एक आशीर्वाद ही है, जिस आशीर्वाद के द्वारा जो है मैं आगे बढ़ रहा हूँ और आगे चीजों को कर रहा हूँ। तो ऐसे ही बस मुझे आप सबका आशीर्वाद मिलता रहे, इसकी प्रार्थना मैं हमेशा बिल्कुल जी। सभी का आशीर्वाद आपके साथ है। हम तो वैसे भी देवभूमि से जुड़े हैं। हाँ जी, और देवी देवताओं का आशीर्वाद तो सदैव हमारे साथ रहता है। एक क्वेश्चन हम जरूर ये आपसे पूछेंगे कि आपने सोशल मीडिया पर आके बहुत अच्छा अपने बारे में बताया था, जो कि आपको स्टैनफोर्ड का एक लिस्ट में जो आपका नाम आया है। जी बिल्कुल, हम उसके बारे में भी हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे और हम भी चाहते हैं कि हम भी आपसे उस बारे में जानें। देखिए, जब हम कोई काम करते हैं तो उसका परिणाम तो देखिए मिले तो बहुत अच्छा है, और लेकिन हमारे मन में ये लालच नहीं होना चाहिए कि हमें काम कर रहे हैं तो इसका फल मिले, क्योंकि लालच अगर आता है तो वो आपके एफर्ट्स को जो है वो साइडलाइन कर देता है, ये मेरा मानना है। तो जैसे नेकी कर दरिया में डाल जो हम बात बोलते हैं, मैं लिटरली उस पर बिलीव करता हूँ कि भाई हमें काम तो करना है, अपना जो मैं अपना बेस्ट देना है। हाँ, उससे परिणाम कोई मिल जाए तो वो अच्छा है, जिसे हम इंग्लिश में चेरी ऑन द केक बोलते हैं, कभी कभी वही बोलते हैं। तो ये जो स्टैनफोर्ड की लिस्ट में नाम आना है, ये मेरे लिए चेरी ऑन द केक ही है। कि देखिए, मेरे रिसर्च में तो एफर्ट्स, जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे ही मैंने पीएचडी की वहीं से ही शुरू होके इन स्विफ्ट में काम, जुबिलेंट में काम करना, फिर चाइना यूएसए में काम करना, शूलिनी में जाके काम करना, और उस काम को फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश में कंटिन्यू करना। और इसमें ऊपर वाले की ब्लेसिंग्स मैं कहाँ बोलता हूँ कि जब मैंने अपनी जर्नी सेंट्रल यूनिवर्सिटी को चेंज की तो मुझे मोर और लेस वैसा ही माहौल, मतलब स्टूडेंट्स की फॉर्म में बोलूंगा, वैसा मिला। मेरे स्टूडेंट्स इतने एनर्जेटिक रहे, चैलेंजेस वहां भी थे। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में तो मैं कहूंगा कि मेरे चैलेंजेस थोड़े और बढ़ गए, क्योंकि शूलिनी यूनिवर्सिटी में तो ऐसा था कि भाई आपको लैब और फैसिलिटीज थोड़ी सी जो है वो उन लोगों की स्टैब्लिशमेंट काफी अच्छी है। जैसे कि आपको पता ही है कि हमारा केंद्रीय विश्वविद्यालय का अभी तक अपना स्थायी परिसर नहीं है, तो हमारे वहां के अलग चैलेंजेस हैं, मुझे वो भी टैकल करने थे। हाँ, बस मुझे ये है कि भाई जो भी स्पेस या जो भी सुविधाएं मुझे यहाँ पर मिली हैं वो मेरे रास्ते में जो है उनकी बाधा नहीं आनी चाहिए। और इन बाधाओं को मैंने, जो मेरे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में मेरे स्टूडेंट्स मिले हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं उनका नाम तो मैं जरूर बोलूंगा, अभिषेक है, साहिल है, विशाल है। तो ये जो 3 स्टूडेंट मेरे शुरू में रहे हैं, अभी मेरी एक और स्टूडेंट दीक्षा ने मुझे ज्वाइन किया है, बट मेरी शुरू की जर्नी में ये 3 स्टूडेंट्स मेरे साथ रहे हैं। और यहाँ भी मुझे वैसा ही, जैसे मैंने आपको शूलिनी में कहा, बिल्कुल ऐसा ही था कि भाई मैं एक चीज बोलता हूँ और वहां से वो डबल एनर्जी से वो चीज मुझे वापस आती है। तो ये जो डबल एनर्जी से चीज वापस मिलती है, ये आपके कंधों पर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी तो डालती है, लेकिन आत्मविश्वास भी जगाती है और आप में आगे चलने की इच्छा भी कायम रखती है। तो ये चीज अभी भी चल रही है, और शायद इसी वजह से ये जो मैं उस लिस्ट का जिक्र करूंगा जो आपने बताया कि जो हम काम करते हैं, हम क्या करते हैं कि उसे, जैसे मैंने आपसे पेटेंट की बात की कि जब मैंने इंडस्ट्री में था तो एक पेटेंट हमने फाइल किया था। तो अब हम क्या करते हैं कि जब हम यहाँ करते हैं तो हम पेटेंट्स भी फाइल करते हैं अपने शोध को दुनिया को बताने के लिए, और हम शोध पत्र बोलते हैं या रिसर्च आर्टिकल्स बोलते हैं, वो पब्लिश करते हैं। तो हम जितना अपने क्षेत्र में, अपनी फील्ड में शोध पत्र करेंगे, उस हिसाब से ये जो स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय है, उस हिसाब से ये एक सूची तैयार करते हैं कि ऐसे दुनिया में कितने लोग हैं जो इस सब्जेक्ट में काम कर रहे हैं और उनकी कितनी कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं। तो उन्होंने अभी तक की मेरी कॉन्ट्रीब्यूशंस को देखते हुए मेरे लिए गर्व की बात है कि उस सूची में मेरा नाम सम्मिलित किया है। तो रिसर्च आउटपुट मिलना, देखिए अभी तक ये होता है, मिल भी रहा था, लेकिन कोई एक ऐसा आउटपुट जो लोगों तक मुझे कनेक्ट करे, तो वो इस अवार्ड ने मुझे, वो जो कनेक्ट विद द पीपल है, वो वाली चीज जो मैं आप लोगों से बात कर पा रहा हूँ, अपने क्षेत्र में इंस्पिरेशन मैं क्रिएट कर पा रहा हूँ, जैसे गर्ल्स स्कूल में बच्चों से बात करना, और मतलब एक अलग लेवल की एनर्जी है कि अपने लोगों के बीच आके उन्हें बताना है कि कैसे आप आगे बढ़ें, कैसे आगे चलें। तो ये एक अलग गौरव का विषय है, और इसके लिए मैं फिर से बोलूंगा कि आप सभी का धन्यवाद, मुझे इतना गौरवान्वित करने महसूस करने। देखिए, आप इतना अचीवमेंट आपने अभी तक काफी किया है। सबसे पहले तो यही होता है कि हम जरूर पूछेंगे आप इसका श्रेय किसे देंगे? देखिए, मैंने बहुत बार बोल दिया है, श्रेय की बात है। अब आपने श्रेय बोल दिया है तो अब मुझे बहुत स्पेसिफिक होना पड़ेगा। मैंने पहले भी बोल दिया है,
देखिए, जब भी कोई बच्चा अपनी जिंदगी की शुरुआत करता है तो सबसे पहला श्रेय उसकी जिंदगी में ना उसके माता पिता होते हैं। बिल्कुल जी। अब इसमें मैं दोनों चीजें बोलूंगा। अब मेरे पास बहुत वाइड ऑडियंस भी होगी। अब माता पिता का बच्चे को बनाने में, और कई बार हो सकता है मैं गलत भी हूं, मैं कैमरा सोशल मीडिया पे इस चीज को बोल रहा हूँ, लेकिन कई बार बिगाड़ने में भी हाथ हो जाता है, तो दोनों तरफ जाता है। तो एज अ पेरेंट हमें ये सोचना है कि बच्चे को कहाँ और कितना फ्रीडम देना है या कितना खींच के रखना है, क्योंकि दोनों ही चीजें बच्चे को गलत रास्ते पर ले जा सकती हैं। तो मैं बहुत किस्मत वाला रहा हूँ कि मेरे, जैसे मैंने आपको कहा कि मेरी माता मेरी शिक्षिका रहे, मेरे पिताजी भी रहे हैं हायर एजुकेशन में, मैथमेटिक्स उन्होंने मुझे पढ़ाया। तो मेरे माता पिता ही दोनों मेरे शिक्षक रहे हैं, उन्होंने मुझे पढ़ाया है। 8वीं तक की मेरी शिक्षा मेरे माता पिता द्वारा बहुत अच्छे से, तो पहला श्रेय तो मैं उनको दूंगा। उसके बाद मैं, मेरी जो है वो बहुत सारे ऐसे मैं बोलूँगा रिश्तेदार या दोस्त हैं जिन्होंने मेरी वो फेज, जब मेरी माताजी नहीं रही तो मैं बहुत टफ फेज से गुजरा हूँ। बहुत मेरे लिए बहुत ही वो मुश्किल समय था। तो उस दौरान भी बहुत सारे लोगों ने मेरा जो है वो, मुझे जिंदगी में ऊपर उठने में बहुत सारे लोगों ने मेरी, मैं नाम तो सबका नहीं ले सकता, लेकिन उन्होंने मुझे जो है वो ऊपर उठने में बहुत मेरी मदद की है। तो जब मैं ऊपर उठाऊं तो उनकी बदौलत उठाऊं, वहां से मुझे दोबारा जिंदगी में आगे बढ़ने की जो है हिम्मत मिली है। उसके बाद एक खासियत जो है, मैं अपने पीएचडी सुपरवाइजर कच सर के लिए बोलूंगा, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कि उस वक्त मेरे लिए बहुत टफ सिचुएशन थी, तो कच सर ने मुझे इस मेंटालिटी के साथ भी एक अच्छा रिसर्च एटमॉस्फेयर प्रोवाइड किया। ये बहुत अच्छी बात थी जी। उसके बाद गुरुओं का भी रोल आता है, जैसे मनोहर गुरु जी की हमने बात कर ली, मैडम सुनीता हैं, तो बहुत सारे ऐसे गुरु हैं जिन्होंने मुझे बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिया है। मेरी बॉटनी की मैडम है एमएससी में, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। बख्शी मैम थे, उनसे मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। फिर जैसे जैसे आप लाइफ में आगे जाते हो, दोस्तों के साथ साथ आपके बच्चे हो गए, पत्नी हो गई, और अब ये जो मैं बात करूंगा अब इस अवार्ड की, तो ये अवार्ड मेरे स्टूडेंट्स के बिना तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं, क्योंकि मैं तो देखो काम कर रहा हूँ, है ना, इसमें अब परिवार का भी रोल नहीं आता, क्योंकि परिवार आपको मॉरली, दोस्त आपको मॉरली अपलिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन ग्राउंड पे जब चीजें आएंगी तो वो लैब में काम करने से आएंगी। तो मुझे लैब में काम करने, अब यहाँ पर एक बहुत विरोधाभास शुरू हो जाता है। होपफुली PhD स्टूडेंट्स कैन कोरिलेट इट, सो whatever now I am saying is for PhD students. When a student starts his PhD journey, this is a very tough situation, very tough decision for a student. Where to go, whom to join, what to do. तो यहाँ पर मेरे पास जब भी बच्चे आए हैं तो सबसे पहले तो मैं उनको यही देखता हूँ कि भाई ये जबरदस्ती मेरे पास आए हैं, जैसे भी आए हैं, अब मुझे इनको एक ऐसी कंफर्टेबल जोन में लेके जाना है जहां पर मैं इनके दिमाग को जो है वो पढ़ सकूं और उस हिसाब से काम कर सकूं। तो मेरे स्टूडेंट्स ने भी शायद ये चीज मेरी समझी है, सभी ने मेरे साथ बहुत अच्छा काम किया है, वो चाहे मेरी पहली PhD स्टूडेंट पुष्पा भारद्वाज हो या उसके बाद काम करने वाले स्टूडेंट्स हों, सब ने बहुत अच्छे से मेरे साथ काम किया है। और उन्हीं की बदौलत आज मैं ये बोल सकता हूँ कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की जो लिस्ट है उसमें जो नाम आया है, अगर ये पिलर्स मेरे साथ नहीं होते तो मेरे लिए बहुत ही मुश्किल बात था। देखिए, आज ये जरूर मैं कहूंगी कि युवाओं के लिए आप अपनी तरफ से कोई ऐसा संदेश दे कि आप यहाँ तक पहुंचे हैं और जो युवा है उनकी भी सोच ऐसी हो कि हमें भी सीढ़ी दर सीढ़ी ऊपर चढ़ना है। हाँ, ये बिल्कुल, क्योंकि मैं टीचिंग प्रोफेशन में हूँ तो मैं ये डेफिनेटली यंग माइंड्स के साथ डील करना आजकल बहुत चैलेंजिंग हो गया है, क्योंकि देखिए पेरेंटिंग हो या टीचिंग, चेंज तो हुई है। अब देखिए कहीं ना कहीं अब इसमें भी मतभेद है। मतभेद ये आ जाते हैं पेरेंटिंग और टीचिंग में कि एक धड़ा अभी भी ये सोचता है कि हमें जो है वो डंडे के जोर पे चलना चाहिए, एक धड़ा ये सोचता है कि नहीं, डंडे के जोर से हर बात मनवाना अच्छी बात नहीं है, हमें उनको समझकर आगे चलना जो है वो ज्यादा बेहतर है। तो अभी हमारा समाज उस दौर से गुजर रहा है। अभी हम शायद पूरी तरह से ये नहीं कर पाए हैं कि कौन सा रास्ता अच्छा है कौन सा नहीं, लेकिन युवा भी जैसे हम कंफ्यूज हैं वैसे युवा भी कंफ्यूज हैं, तो उनको भी समझ नहीं आता, हमेशा से भ्रमित रहे हैं। चाहे वो हम अपनी टीनेज भी देखें, हमारे मन में भी बहुत सारे सवाल थे, वैसे ही आज भी टीनेजर्स के मन में बहुत सवाल होंगे। बच्चों में यही बोलूंगा कि सबसे पहले तो मैं यही बोलूंगा कि आपका जो फर्स्ट टीचर है, ठीक है, वही मतलब जो जिसके साथ भी आप फ्रेंडली हो, वो टीचर है, आपके पेरेंट्स हैं या कोई भी पीयर,
भले ही कोई भी पीयर ग्रुप हो, जी। वहां पर जिससे आप खुलकर अपने मन की बात कर सकते हैं, कोई दोस्ती क्यों ना हो, कोई गर्लफ्रेंड हो या बॉयफ्रेंड हो, कोई भी। बिल्कुल 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 आप किसी से भी खुलकर, हाँ, इस बात की आप जरूर गारंटी लें कि जहां भी आप खुल के अपने मन की बात बोल रहे हैं, वहां पर संकोच या संशय का सवाल नहीं होना चाहिए, है ना। कई बार क्या होता है कि सामने आपने तो खुल के बात बोल दी, लेकिन सामने वाले ने वो बात नहीं रखी, तो भी एक भ्रम का विषय हो जाता है। तो आप अपनी बात खुल के बोलें। पहली बात है, नशे की तरफ बिल्कुल ना जाएं, क्योंकि नशा जिंदगी को बिगाड़ता है। अपनी जीवन में एक एम जरूर रखें। एम नहीं होगा तो एमलेस लाइफ जो है वो रास्ता कभी नहीं ढूंढ पाती, हम हमेशा भटकते रहते हैं। तो आपके पास पीयर होनी चाहिए, पीयर ग्रुप होना चाहिए, चाहे वो पेरेंट्स हो, फ्रेंड्स हो, है ना, या टीचर्स हो, कोई ना कोई पीयर ग्रुप रहे। आपके पास एम हो, एम पर चलने के लिए आपका एक डेफिनेट एक विजन हो, ठीक है। तो जब आप ये इन चीजों के साथ जिंदगी में आगे बढ़ेंगे तो डेफिनेटली कोई ना कोई मंजिल पा लेंगे। और बार बार मैं फिर से कहूंगा कि नशा बहुत बड़ा एक चैलेंज हो गया है हमारे समाज के लिए। वो चिट्टा के देखिए आप कितने केसेस हैं। तो कोई भी कुछ भी हो जाए, नशे की ओर कभी भी मत जाए। तो बस यही मेरा एक संदेश है जो मैं अपने बच्चों को देना चाहूँ। बिल्कुल, देखिए बहुत अच्छा संदेश सर ने दिया है। और नशा, हम भी हमेशा अपने लाइफ के माध्यम से बच्चों को यही कहते हैं कि नशे से जितना हो सके दूर रहें। आप मोबाइल का भी उतना ही प्रयोग करें जितना आपको जरूरत हो। मोबाइल में बहुत सारी ऐसी अच्छी चीजें भी हम देखने को मिलती हैं, तो आप मोबाइल का भी उतना ही प्रयोग करें जो अच्छी चीजें आप समझें, सीखें। और नशा तो आज के टाइम में इतना है कि युवाओं को जो अपने मक्कर जाल में फंसा रहा है, चाहे वो पेरेंट्स की कमी ले लो, चाहे वो दोस्तों के साथ का साथ ले लो। देखिए हम कहते हैं कि पेरेंट्स भी नहीं खराब होते हैं, पेरेंट्स तो चाहते हैं कि हमारा बच्चे का जो भविष्य है अच्छा बने। टोकूंगा यहाँ पे, ये चीज मैं थोड़ा कंटिन्यू करूंगा। बिल्कुल जी, कि यहाँ पे जो विरोधाभास की मैंने बात कही कि अभी भी हमारे समाज में विरोधाभास है कि भाई डंडे की भाषा चलेगी या नई जनरेशन को समझ के आगे चलाना है। तो ये विरोधाभास मुझे लगता है कि हर इंसान जो अलग है, हम अगर हमारे दो बच्चे भी हैं ना, तो हम दोनों को एक ही दिशा निर्देश के साथ नहीं चला सकते। हमें ये समझना होगा कि मेरे इन दोनों बच्चों की मेंटल रिक्वायरमेंट्स क्या है, है ना। अब हर बच्चा आईएएस ऑफिसर नहीं बन सकता, हमें ये भी सोचना है ना। हर बच्चा साइंटिस्ट भी नहीं बन सकता, हर बच्चा एथलीट भी नहीं बन सकता। आजकल जिस ओर में हम यहाँ पे सोसाइटी का भी प्रेशर है। देखिए आप इतने लोग हैं, मैं हमेशा यही कहूंगा जो भी लोग सुन रहे हैं कि जब भी हम किसी बच्चे से बात करते हैं या किसी के घर में जाते हैं तो उसकी हॉबीज को अप्रिशिएट करें, रादर देन कि सबसे पहला सवाल यही होता है, बच्चे तूने कौन सा टेस्ट क्लियर किया +2 के बाद? बच्चों को वहीं से प्रेशर ये मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। तो हम बच्चों से क्या बात कर रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, इन बहुत छोटी छोटी चीजों का हमें ध्यान रखना पड़ता है ना, कि भाई बच्चा कौन सी जर्नी ले रहा है। ठीक है, अगर बहुत अच्छी इंजीनियरिंग या मेडिकल कॉलेज में, या कोई बात नहीं, हो सकता है उसमें कुछ ना कुछ खासियत होगी, भगवान ने उसको भी कोई हुनर दिया है। तो अपने हुनर को बच्चों आप ही को पहचाने, और पेरेंट्स आपको इसमें उसकी हेल्प करनी है, क्योंकि यही हेल्प करेंगे तब हमें उन्हें अच्छे फूलों की तरह खिलाना है जो यंग माइंड्स हैं, है ना। एक फिक्स मोल्ड में डाल के अपनी मनमानी वाली चीज नहीं है। किसी चीज को आप जबरदस्ती दबा के कोई शेप दे दें, जैसे हम कहते हैं ना सांचे होते हैं, सांचे में डाल के मूर्तियां बना दी, या फोम का एग्जांपल दूंगा कि आपने फोम को प्रेस कर दिया किसी सांचे में, वो शेप तो ले लेगा उसकी, लेकिन धीरे धीरे बारिश पड़ेगी या कुछ होगा तो वो फैलेगा भी, उसकी कुदरत नेचर है। तो वो सांचे का जो रूप है वो बिगड़ जाता है वहां पे। तो मुझे लगता है बच्चे भी कुछ इसी तरह के हैं कि भाई अगर हम फोर्सिबली उनको किसी एक सांचे में डालेंगे, हो सकता है वो थोड़ी देर के लिए हमें देखने में सुंदर लगे, लेकिन जब उनको उनकी नेचुरल कंडीशंस मिलेंगी ग्रो करने के लिए, तो वो ना उस रूप को छोड़ देंगे और वहां पर एक और विरोधाभास आएगा। तो बस मेरा यही बोलना है कि सबको उनके रूप में ढलने दे, तभी ये समाज जो है वो अच्छा बन पाएगा, तभी एक अच्छी बगिया बनेगी। बिल्कुल जी, बहुत बहुत इसी के साथ मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आज यहाँ पर हिमाचल आज तक के साथ जुड़े और बहुत अच्छी अच्छी बातें आपने बच्चों को भी बताई हैं और अपनी जो जर्नी है उसके बारे में भी बताया। इसके साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। देखिए अभी हमने खास बातचीत की नीरज गुप्ता जी से, और बहुत अच्छी बातें जो उन्होंने हमसे साझा की हैं और हम आपके अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं। तो मैं ज़रूर कहूँगी कि अपने बच्चों का खास ख्याल रखें जैसा इन बताया है,
और बच्चों को अपना एम जरूर बनाना चाहिए। एम अपना बनाएंगे कि हमें ये करना है, अगर वो दिल में ठान लेगा तो जरूर करेगा। और यदि दिल में नहीं ठानेगा और कहते हैं कि बच्चे के ऊपर थोप दी जाए कोई चीज, तो वो बच्चा अगर वो किसी और चीज को करना चाहता है और हम कोई और चीज उस पर थोपते हैं, तो वो बच्चे का जो मानसिक संतुलन है वो ठीक नहीं रहता है। आपने देखा ही होगा। इसी के साथ मैं अपने लाइव को यहीं विराम देती हूँ। अगले लाइव में आपसे जल्दी ही मिलूंगी। और जैसा कि हम बार बार कहते हैं कि हमारे जो लाइव स्ट्रीम है उसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें। और ये जो लाइव स्ट्रीम है नीरज जी के साथ हमारी मुलाकात है, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक एक अच्छा मैसेज जाए कि हमें इन जैसे ही अपने बच्चों को भी आगे बढ़ाना है। बहुत सारी कठिनाइयां इनकी लाइफ में भी आई, माता जी ने इनका साथ छोड़ दिया, भगवान के पास चलेंगी, वो एक दुखद विषय इनके जो लाइफ में रहा है। और देखो परिवार ने और मित्रों ने और बहुत सारे इनके साथ जो जुड़े, उन्होंने इनको एक सहारा दिया। कहते हैं मॉडल स्पोर्ट के बिना नहीं हम आगे बढ़ सकते हैं, तो वही चीज इनके साथ भी हुई है। बहुत सारी इन्होंने कठिनाइयों को पार करके आज ये मुकाम इन्होंने हासिल किया है। तो हम हिमाचल आज तक परिवार की ओर से इनको धन्यवाद देते हैं और बहुत बधाई देते हैं। और यही हम कामना करेंगे आप आगे से आगे निरंतर बढ़ते जाएं। इसी के साथ मैं शहनाज भाटिया अपने लाइव को यहीं विराम देती हूँ। अगले लाइव में आपसे जल्दी से जल्दी मिलूंगी अपने सहयोगी मनोज शर्मा और पवन कुमार सिंह के साथ। जय हिंद, जय भारत।